हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th चैप्टर नंबर 4 का जो एक टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आज की इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ सर्कुलर मोशन, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को समझने के लिए हमें सर्कुलर मोशंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा, आज का जो लेक्चर होगा वो स्पेशली फोकस करेगा फंडामेंटल्स ऑफ सर्कुलर मोशन। हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को जस्ट टच करेंगे, बट जिस उसके पीछे का जो भी फंडामेंटल्स है, जैसे कि थीटा, ओमेगा, अल्फ़ा, इन सब का नॉलेज होना। जैसे थीटा हमारे पास एंगुलर वेरिएबल्स हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इन सब का समझ होना ज़रूरी हो जाता है हम लोगों को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को पढ़ने के लिए। तो क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी को अपना मेन रेफरेंस या मेन फोकस करते हुए हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसलिए उसको समझने के लिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को अच्छे तरीके से समझने के लिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा इसी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को फोकस करेगा, फंडामेंटल्स ऑफ सर्कुलर मोशन को फोकस करेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन। अच्छा, एक चीज़ और, जो क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 में है, जो भी टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और इसके बाद जो सर्कुलर मोशन है वो आफ्टर चैप्टर नंबर 5 है, जो कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो यहाँ पर जो हम लोग चैप्टर 4 में हम लोग जो भी बातें करेंगे वो हम लोग काइनेमेटिक्स की बात करेंगे, सर्कुलर मोशंस के काइनेमेटिक्स की बात करेंगे। हम लोग इसमें इसके डायनेमिक्स की, फोर्स एनालिसिस, इन सारी चीज़ों की बात नहीं करेंगे। डायनेमिक्स मतलब जिसमें फोर्स एनालिसिस हो और जो फोर्सेस इन्वॉल्व हो। काइनेमेटिक्स मतलब हमको फोर्स से मतलब नहीं है, सिर्फ उसके काइनेमेटिक्स से मतलब है। तो हम लोग इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में, जो हम लोग अभी 2 लेक्चर में इसको हम लोग बेसिकली कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर जो होगा वो फंडामेंटल्स पे होगा, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ओमेगा जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। उसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो उसको हमारा नेक्स्ट लेक्चर का मेन फोकस रहेगा। अच्छे न्यूमेरिकल्स रहेंगे ओमेगा से रिलेटेड, एंगुलर वेलोसिटी से रिलेटेड। और इसके अलावा कुछ हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस के डेरिवेशन, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो सारे डेरिवेशंस भी हम लोग देखेंगे। लेकिन आज जो हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा हम लोगों का फंडामेंटल्स ऑफ सर्कुलर मोशन को क्लियर करना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सर्कुलर मोशन को समझने के लिए हमें लीनियर वेरिएबल्स और एंगुलर वेरिएबल्स को समझना जरूरी है। तो लीनियर वेरिएबल्स जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, जैसे कि हमारे पास लीनियर वेरिएबल्स में था हमारे पास डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग x से रिप्रेजेंट करते थे। डिस्टेंस भी हम लोग कभी कभी x से रिप्रेजेंट करते थे, बट ये डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। इसके अलावा हमने देखा था वेलोसिटी, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते थे v से। स्पीड जो हमारे पास था स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, इसको हम लोग s से रिप्रेजेंट कर लेते थे। और इसके अलावा हमारे पास था एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग a से रिप्रेजेंट करते थे। तो ये सारे जो वेरिएबल्स हैं, ये हमने लीनियर वेरिएबल्स के बारे में पढ़ रखा है ऑलरेडी। अभी जो सर्कुलर मोशन में जो हमारे पास जो वेरिएबल्स आएंगे वो इसी के काउंटर पार्ट्स आएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बट इसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर वेलोसिटी था, उसी का काउंटर पार्ट यहाँ पे आ जाता है एंगुलर वेरिएबल्स में, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। ये हमारे पास आ गया एंगुलर वेलोसिटी, इसको हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन था लीनियर वेरिएबल में, उसी तरह से हमारे पास एंगुलर वेरिएबल्स में आ जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको कि हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन सारे एंगुलर वेरिएबल्स के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। अब जो अगला सवाल आता है कि हम लोग सर्कुलर मोशन कहाँ पे यूज़ करते हैं, किस जगह पे हम लोग सर्कुलर मोशन यूज़ करते हैं। तो एक बेसिक सा नोशन होता है कि हम लोगों को ऐसा लगता है, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन पढ़ना, तो ऐसा लगता है कि एक पार्टिकल एक सर्कल में इस तरह से मूव कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है। तो बस हम लोग सर्कुलर मोशन में इतना ही पढ़ते हैं कि एक पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, बट ये नोशन गलत है। अभी हमारे पास सपोज एक कुछ पाथ है, ऐसा 2D पाथ इस तरह से रहता है, इस तरह का कुछ 2D पाथ है। तो इस 2D पाथ में अगर हम लोग देखें तो इस 2D पाथ में हम लोग इसको हर एक जो पार्ट है, सपोज ये पार्ट, मैं A to B एक पार्ट बोल रहा हूँ, तो दिस A to B इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, ठीक है।
इसको ये भी हम लोग इसको एज अ पार्ट ऑफ सर्कल कंसिडर कर सकते हैं, जिसका कि कुछ रेडियस वेक्टर होगा, ठीक है, आर वेक्टर होगा, इसका कुछ रेडियस वेक्टर होगा। जैसे कि सर्कुलर मोशन में इसका कुछ आर होता है, कुछ रेडियस होता है, उसी तरह से इस पार्ट ऑफ पाथ, एक जो पाथ है, जो एक 2D पाथ मैंने इस तरह से ड्रॉ किया है, इस 2D पाथ का एक पार्ट को हम लोग सर्कुलर मोशन का एक पार्ट, सर्कुलर पाथ का एक पार्ट मान सकते हैं। ए बी इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलर पाथ। तो इसमें भी हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन यूज करते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पार्टिकल को एक सर्कल में ही इस तरह से घूमते रहना है तो उसका सर्कुलर मोशन का हम लोग वहाँ पे स्टडी करते हैं। सर्कुलर मोशन यहाँ तक लिमिटेड नहीं है कि एक पार्टिकल सर्कल में इस तरह से घूम रहा है। सर्कुलर मोशन मतलब एक जनरल पाथ में भी इस तरह भी हम लोग कहीं पे भी सर्कुलर मोशन का यूज़ कर सकते हैं। हर एक जो पाथ का, एक पर्टिकुलर पाथ का जो पार्ट है, इसको हम लोग एज अ सर्कल, एज अ पार्ट ऑफ सर्कल एज्यूम कर सकते हैं और यहाँ पे हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स ऑफ सर्कुलर मोशन को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ कि एक स्ट्रेट लाइन में अगर बॉडी का मोशन हो रहा है तो एक स्ट्रेट लाइन में भी हम लोग सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। कैसे? हम लोग बोल सकते हैं कि अगर पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है इस तरह से, इसका मतलब ये एक ऐसे सर्कल में मूव कर रहा है जिसका कि रेडियस टेंडिंग टू इन्फानाइट है। अगर किसी का रेडियस इज टेंडिंग टू इन्फानाइट तो वो क्या हो जाएगा? वो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सर्कल, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो कोई भी जनरल पाथ इंक्लूडिंग एक स्ट्रेट लाइन इज कैन बी कंसिडर्ड एज सर्कुलर पाथ, एज अ पार्ट ऑफ सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर मोशन लिमिटेड नहीं है कि एक पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है। अब जो हमारे पास हमने एंगुलर वेरिएबल्स देखे थे, जो हमारे पास एंगुलर वेरिएबल्स हमने देखे थीटा, ओमेगा और अल्फा, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। तो क्या ये एंगुलर वेरिएबल्स सिर्फ सर्कुलर मोशंस के साथ अटैच हैं? क्या हम लोग बोल सकते हैं कि एक पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, तो हम तभी हम लोग डिफाइन कर पाएंगे थीटा, ओमेगा, अल्फा? ऐसा क्या ये जरूरी है कि सर्कुलर मोशन के लिए ही हम लोग थीटा, ओमेगा, अल्फा? तो नहीं, ये जरूरी नहीं है। एक पार्टिकल इवन अगर एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा होगा तब भी इसके साथ जो एंगुलर वेरिएबल्स हैं वो अटैच हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं घर से एक कार लेके निकला इस तरह से, ठीक है, और मैं एक स्ट्रेट लाइन में, सपोज ये मेरे पास यहाँ मेरा घर है, ठीक है, और घर अच्छे से नहीं बना, ठीक है, ये मेरा घर है और घर से मैं इधर से इस डायरेक्शन में कार से लेके निकला, एक स्ट्रेट लाइन में इस तरह से मैं चला गया, ठीक है, और मेरे घर के सामने कोई एक आदमी इस तरह से खड़ा है। सपोज मैं ही खड़ा हूँ, मैं कैसे खड़ा हो सकता हूँ? मैं तो कार में बैठा हूँ, मैं कार में बैठ के मैं ड्राइव करके कार को इधर से लेके जा रहा हूँ। कोई मेरे घर के सामने इस तरह से खड़ा है और इस कार को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या देखेगा? कुछ टाइम के बाद ये जो कार है वो कुछ इस जगह पे पहुंच जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद ये कहीं यहाँ इस जगह पे पहुंच गया, ठीक है। तो वो क्या देखता है कि इस जो कार है, इसका पोजीशन है, वो एंगुलर पोजीशन इसका चेंज हो रहा है। इस जगह पे इस कार से इसका जो एंगल बना था दैट वाज, अगर इसको मैं रेफरेंस पोजीशन लेता हूँ तो ये कार यहाँ से थीटा एंगल पे मौजूद है। फिर किसी टाइम पे अगर मैं देखूँ तो ये इस पोजीशन पे चला गया तो इसका थीटा फिर से यहाँ से यहाँ तक इसका थीटा चेंज हो गया। तो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं एंगुलर वेरिएबल्स में, अगर मैं बात करूँ थीटा की, थीटा दैट मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, तो थीटा चेंज हो रहा है। दैट मीन्स ऐसा जरूरी नहीं है कि एक पार्टिकल सिर्फ सर्कुलर मोशन कर रहा है उसी के साथ एंगुलर वेरिएबल्स जुड़ा हुआ हो, उसी के साथ एंगुलर वेरिएबल्स अटैच हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि ये पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कल में है, उसका थीटा इस तरह से वो जैसे जैसे घूमता जा रहा है, अलग अलग पोजीशन पे इसका थीटा चेंज होता जा रहा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए ही ये जो एंगुलर वेरिएबल्स है वो अटैच हो। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय थीटा। तो सपोज एक पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन ए था और वो सर्कुलर मोशन में इस तरह से मूव कर, एक सर्कल में इस तरह से मूव करता हुआ पॉइंट बी तक चला गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसने जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो इसका हुआ दैट इज गिवन बाय थीटा। तो थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हियर। तो इस तरह से हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करते हैं। इसकी जो यूनिट है
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट, दैट इज रेडियन। तो रेडियन के बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे हम लोग बात करते हैं, हम लोग जनरली 9-10 तक हम लोग डिग्री में चीज़ों की बात करते थे। जैसे हम लोग बोलते थे साइन ऑफ 90 डिग्री दैट इज़ 1, साइन ऑफ 0 डिग्री तो जिसको कि हम लोग 0 बोलते थे। तो इसी तरह से हम लोग डिग्री में बातें करते थे। तो जैसे हम लोग डिग्री की बात करते थे तो 0 डिग्री जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है 0 रेडियन को, ठीक है। उसी तरह से हम लोग जैसे 360 डिग्री के बारे में बात करते हैं। 360 डिग्री मतलब एक कंप्लीट चक्कर, एक कंप्लीट चक्कर इज 360 डिग्री। सर्कल में यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है, वो कोई पार्टिकल है, वो एक इस तरह से घूम के यहाँ तक आ गया, तो उसको हम लोग डिग्री में अगर बोलें तो दैट इज 360 डिग्री, जिसको कि हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 2 पाई रेडियन से। उसी तरह से अगर हम लोग 90 डिग्री की बात करें तो 90 डिग्री को हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज π/2। जनरली हम लोग 90 डिग्री को मतलब 90 डिग्री जैसे साइन 90 डिग्री लिखते हैं हम लोग साइन π/2 लिखते हैं रेडियन के टर्म्स में। तो जैसे साइन 90 डिग्री इज 1, उसी तरह से साइन π/2 इज 1। तो ये हम लोग रेडियन के टर्म्स में बात कर रहे हैं। जो हम लोग के पास जो थीटा है उसका एसआई यूनिट इज रेडियन। उसी तरह से अगर हम लोग 180 डिग्री की बात करें तो 180 डिग्री मतलब क्या, सपोज ए यहाँ पे है और ए का पोजीशन, अगर जो पार्टिकल का पोजीशन वो ए डैश यहाँ चला गया, तो ये जो एंगल कवर हो दैट इज 180 डिग्री। तो 180 डिग्री रिप्रेजेंट्स पाई रेडियन। तो ये सारे जो हैं इस तरह से रेडियन का हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं। अब मैं अगर सर्कल के कंप्लीट पेरीमीटर की बात करूं, पेरीमीटर, तो सर्कल का जो पेरीमीटर होता है दैट इज इक्वल टू 2πr। ये हमें पता है, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। अगर r रेडियस ऑफ द सर्कल है तो उसका जो पेरीमीटर होगा दैट विल बी गिवन बाय 2πr, ठीक है। तो 2πr ये जो पेरीमीटर, इसका क्या मतलब हुआ, पेरीमीटर हुआ इस कंप्लीट सर्कल का जो लेंथ है, कंप्लीट। अगर मैं बात करूं तो इस पोजीशन से यहाँ से लेकर अगर मैंने इसको इस तरह से यहाँ से काट दिया, अगर मैंने इस ये जो सपोज एक सर्कुलर थ्रेड है, इसको मैंने यहाँ से काट दिया, तो इसका जो टोटल लेंथ होगा, टोटल जो लेंथ होगा इसको स्ट्रेच करने के बाद दैट विल बी गिवन बाय 2πr, दैट इज पेरीमीटर। तो अगर मैं बात करूं कि 2πr क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो 2πr क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोज पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन ए यहाँ पे है और वो एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो ए से उसने पार्टिकल ने स्टार्ट किया और एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करने के बाद वो वापस ए पे अगर आ जाता है, दैट मीन्स वो कितना चला रेडियन के टर्म्स में, अभी हमने देखा वो 2π रेडियन चला। तो 2π रेडियन अगर जाता है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, पेरीमीटर इतना डिस्टेंस कवर करता है वो, दैट इज इक्वल टू 2πr, ठीक है। तो 2π रेडियन में चलने पे 2πr आर्क रेडियस हम लोग बोल सकते हैं, ये आर्क रेडियस कवर करता है, आर्क रेडियस कवर करता है, ठीक है। तो उसी तरह से मैं बोलूँगा कि अगर 1 रेडियन पार्टिकल चलता है, अगर 1 रेडियन चले, इसको मैं इम्प्लाइज कर देता हूँ, 1 रेडियन अगर पार्टिकल चले, ठीक है, तो 1 रेडियन अगर पार्टिकल चले तो वो आर डिस्टेंस का जो रेडियस, आर डिस्टेंस का आर्क कवर करेगा। आर्क का मतलब ये वाला, सपोज ये आर्क लेंथ है, ये जो वाला दैट इज दिस इज आर्क लेंथ। तो अगर ये थीटा है, अगर थीटा अगर 1 रेडियन होगा तो ये जो आर्क लेंथ जो कवर करेगा, ए डैश से रिप्रेजेंट करता हूं, तो ये आर्क लेंथ विल बी आर, अगर थीटा 1 रेडियन है तो। अगर थीटा अगर 2π रेडियन है तो जो आर्क लेंथ कवर करेगा दैट विल बी इक्वल टू 2πr। उसी तरह से अगर मैं बात करूं, अगर थीटा रेडियन है तो थीटा रेडियन में जो आर्क लेंथ होगा, ये वाला जो आर्क लेंथ होगा दैट विल बी इक्वल टू r इंटू थीटा, ठीक है, ये आर्क लेंथ होगा, आर्क लेंथ। तो मैं बोल सकता हूं कि जो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ दैट इज इक्वल टू r इंटू थीटा, ठीक है। अगर आर्क लेंथ 2πr हो जाएगा दैट मीन्स ये थीटा की वैल्यू 2π होगी, दैट इज इक्वल टू 2πr, दैट इज पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो कितना आर्क लेंथ है ये, अगर ये r रेडियस का सर्कल है तो जो इसका आर्क लेंथ होगा दैट विल बी गिवन बाई r इंटू थीटा। तो यहां से मैं बोल सकता हूं थीटा इज गिवन बाई आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस। तो इस तरह से हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसी भी पार्टिकल का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लोग उसके आर्क लेंथ और रेडियस के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक जनरल मिसकंसेप्शन डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि ज़्यादातर नए बच्चे या फिर नए लोग जब सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं तो गलत कर देते हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में उनको कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो सपोज एक पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है इस तरह से, और इस पार्टिकल ने एक रिवोल्यूशन कंप्लीट किया, मतलब ए से उसने स्टार्ट किया और ए तक वापस आ गया।
तो अगर मैं बात करूं कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो हम डिस्प्लेसमेंट हम लोग बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। लेकिन अगर मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस केस में हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई, क्योंकि एक रिवोल्यूशन इसने कंप्लीट किया, तो एक रिवोल्यूशन में 2 पाई, अगर उसने और एक रिवोल्यूशन कर दिया तो वो 4 पाई हो जाएगा, और एक रिवोल्यूशन कर दिया तो 6 पाई। तो इस तरह से अगर एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो करता जा रहा है, दैट मीन्स 2 पाई 2 पाई 2 पाई वो ऐड होता जा रहा है। लेकिन अगर सपोज उसने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एक रिवोल्यूशन कंप्लीट किया, फिर वापस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एक रिवोल्यूशन कंप्लीट किया, तो उसका जो नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0 हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं कि अगर एक रिवोल्यूशन उसने अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंप्लीट किया और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंप्लीट किया, तो उसका जो नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है दैट विल बी 0। दैट मीन्स अगर इस डायरेक्शन में उसने एंगल अगर रिवोल्यूशन कंप्लीट किया है, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट किया है, और वापस इसने दूसरे डायरेक्शन में इस तरह से रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन, तो उसका जो नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी 0। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर्स। तो जो भी हमारे पास एंगुलर वेरिएबल्स हैं दैट इज थीटा, ओमेगा एंड अल्फा, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये तीनों जो है वो एक्सियल वेक्टर्स हैं, और इनका जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी गिवन बाय राइट हैंड रूल। ठीक है, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सियल वेक्टर्स वो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डायरेक्शन ऑफ थीटा, ओमेगा एंड अल्फा। तो ये तीनों एंगुलर वेरिएबल्स हैं। थीटा को हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा को हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, और अल्फा को हम लोग बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हम लोग इसका डायरेक्शन किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। तो जिस तरह से हमने लीनियर वेरिएबल्स देखे थे, तो लीनियर वेरिएबल्स हमारे पास थे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो उसी तरह से हमारे पास एंगुलर वेरिएबल्स होते हैं, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये तीनों जो एंगुलर वेरिएबल्स हैं ये एक्सियल वेक्टर्स होते हैं। अब जो ये थीटा, ओमेगा और अल्फा है, ये तीनों एक्सियल वेक्टर्स होते हैं। अब एक्सियल वेक्टर्स होने का क्या मतलब हुआ, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। एक्सियल वेक्टर्स मतलब ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होती है। अब डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस बोलने का क्या मतलब हुआ, कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन कर रही होती है तो वो एक एक्सिस के अलोंग कर रही होती है। सपोज एक पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रही है, तो इस तरह से अगर सर्कुलर मोशन कर रही है पार्टिकल, तो ये मतलब एक एक्सिस के अलोंग, एक सेंट्रल एक्सिस के अलोंग ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन इस तरह से कर रही होती है। तो इसका जो थीटा, ओमेगा और अल्फा का जो डायरेक्शन होगा वो एक्सिस के अलोंग होता है। तो इसका जो डायरेक्शन है इसको हम लोग राइट हैंड रूल से देख सकते हैं। अब ये राइट हैंड रूल क्या होता है, तो सपोज मेरी पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में मोशन कर रही हो, तो मुझे अपनी उंगलियों को उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन में इस तरह से कर्ल करनी है। इसको बोला जाता है कि कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। कर्ल द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल, एंड द डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ थीटा एंड ओमेगा। ठीक है, अल्फा की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो सपोज ये मेरे पास एक्सिस है और इसके अलोंग सर्कुलर मोशन अगर कर रही है पार्टिकल इस तरह से, तो मुझे अपनी उंगलियों को इस तरह से कर्ल करना है इसके डायरेक्शन ऑफ मोशन में। तो जो इस डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन अगर थंब का जो डायरेक्शन है, ये मुझे डायरेक्शन ऑफ थीटा एंड ओमेगा देता है। अगर उसी जगह पे अगर ये इस डायरेक्शन में अगर सर्कुलर मोशन कर रही होती, तो मुझे अपनी उंगलियों को उसके मोशन में इस तरह से कर्ल करना पड़ता, तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से उसका थीटा और ओमेगा का डायरेक्शन हो जाता। तो इस तरह से हम लोग थीटा और ओमेगा निकाल सकते हैं। इसको हम लोग एक डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू भी देखते हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि थीटा, ओमेगा और अल्फा ये तीनों एक्सियल वेक्टर्स होते हैं। तो एक्सियल वेक्टर्स दैट मीन्स इनका जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो सपोज एक पार्टिकल इस पोजीशन पे है ए और वो बी तक जाता है, तो जो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ दैट इज थीटा। तो थीटा का जो डायरेक्शन अगर हम देखना चाहें तो थीटा का डायरेक्शन होगा अलोंग द एक्सिस, इस एक्सिस के अलोंग होना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी है, तो अगर हम लोग अपना राइट हैंड लेते हैं तो राइट हैंड को हम लोग ए टू बी इस तरह से कर्ल कर सकते हैं। तो जो हमारा फिंगर्स होगा वो ए टू बी इस तरह से हमें कर्ल करना पड़ेगा। तो जो थंब का जो डायरेक्शन होगा वो हमें देगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो है दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर आ गई, अलोंग द एक्सिस। इस एक्सिस के अबाउट पार्टिकल यहां से इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। वहीं पे पार्टिकल अगर बी टू ए रोटेट करता, बी टू ए, तो हमें
अपना जो कर्ल करना पड़ता फिंगर वो बी टू ए इस तरह से करना पड़ता, तो जो इसकी डायरेक्शन होती एंगुलर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होती वो नीचे की तरफ, नीचे की डायरेक्शन में होती। तो इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का उस समय डायरेक्शन होता वो नीचे की तरफ हो जाता। उसी तरह से अगर हम बात करें एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन की, तो एंगुलर वेलोसिटी, सपोज पार्टिकल इस डायरेक्शन में इस तरह से उसकी वेलोसिटी है, तो इस डायरेक्शन में अगर उसकी वेलोसिटी है तो हमें क्या करना है, अपना राइट हैंड लेना है और राइट हैंड के जो फिंगर्स हैं उनको अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरह से कर्ल करना है। तो इस तरह से अगर हम लोग मोशन के डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को कर्ल करेंगे, फिंगर्स को अगर कर्ल करते हैं, तो जो डायरेक्शन ऑफ थंब है, राइट हैंड का जो डायरेक्शन ऑफ थंब है वो हमें देगी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो ये अभी भी हम देख सकते हैं ये एक्सियल डायरेक्शन में आता है, दैट मीन्स ये एक्सिस के डायरेक्शन में आता है इस तरह से। तो पार्टिकल बेसिकली क्या कर रहा है, इस एक्सिस के अराउंड इस तरह से पार्टिकल मोशन कर रहा है, इस एक्सिस के अराउंड कर रहा है। तो पार्टिकल का डायरेक्शन क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो गया, अलोंग द एक्सिस, इसलिए इसको हम लोग एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। अब अगर हम लोग बात करें डायरेक्शन ऑफ अल्फा की, तो अल्फा भी एक एक्सियल वेक्टर है, हमने देखा था। तो एक्सियल वेक्टर है मतलब इसकी डायरेक्शन भी अलोंग द एक्सिस होनी चाहिए। तो अलोंग द एक्सिस में हमने देखा था कि दो डायरेक्शन है, एक तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। तो इसका डायरेक्शन हम लोग इस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं। हम लोग सपोज हमने ओमेगा की डायरेक्शन निकाल ली, अगर ओमेगा उसी डायरेक्शन में अगर इंक्रीज होता है, ओमेगा की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो अल्फा की डायरेक्शन ओमेगा की डायरेक्शन के अलोंग होगी, और अगर ओमेगा डिक्रीज होती है, दैट मीन्स मेरी एंगुलर वेलोसिटी अगर डिक्रीज होती है तो एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, दैट मीन्स अल्फा की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए एक छोटा सा हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जो कि जस्ट समझने के लिए है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो एक हमारे पास एक घड़ी है इस तरह से, और इसमें आवर हैंड है, मिनट हैंड है और एक सेकेंड हैंड है, ठीक है। तो हमें बताना है कि एक घंटे में आवर हैंड का, मिनट हैंड का और सेकेंड हैंड का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। तो सबसे पहले अगर हम लोग आवर हैंड की बात करें, तो आवर हैंड एक घंटे में इसका कितना रिवॉल्यूशन हुआ। तो आवर जो हैंड है वो एक घंटे में घड़ी का 1/12 चक्कर काटता है, 1/12 चक्कर काटेगा, ठीक है, क्योंकि जो रहता है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक रहता है। तो 1/12 ऑफ द चक्कर होगा, 1/12 ऑफ द रिवॉल्यूशन होगा, और एक रिवॉल्यूशन में हमें पता है 2 पाई रेडियन होता है। तो ये जो थीटा होगा आवर हैंड का वो 1/12 ऑफ 2 पाई होगा, और ये किस में हो जाएगा, रेडियन में, क्योंकि थीटा का जो ऐसा यूनिट है दैट इज रेडियन। तो ये हो जाएगा π/6 रेडियन, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें मिनट हैंड का, तो मिनट हैंड के केस में वो कितना चक्कर काटेगा एक घंटे में, तो मिनट हैंड पूरा का पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो एक रिवॉल्यूशन में हमें पता है ये 2 पाई रेडियन हो जाता है जो डिस्प्लेसमेंट होगा। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें सेकेंड हैंड के लिए, तो सेकेंड हैंड एक घंटे में कितनी बार घूमेगा, सेकेंड हैंड एक घंटे में जितना मिनट हैंड घूमेगा उससे 60 बार ज़्यादा घूमेगा, 60 बार चक्कर लगाएगा, ठीक है, सेकेंड हैंड। तो 2 पाई × 60 रेडियन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन से इसके जो कॉन्सेप्ट है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है उसको सीख सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बट समझने के लिए हम लोग अभी, क्योंकि फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं, तो समझने के लिए जस्ट हम लोग ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब जो हमारे पास नेक्स्ट एंगुलर वेरिएबल है दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का जो बेसिक डेफिनेशन है दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, किस रेट से जो उसका एंगुलर पोजीशन चेंज हो रहा है। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो उसका पोजीशन, एंगुलर पोजीशन किस रेट से चेंज हो रहा है। सपोज कोई पार्टी सर्कुलर मोशन में है और उसका एक पोजीशन P है और उसका दूसरा पोजीशन P' है, तो अगर हम लोग ओमेगा एवरेज की बात करें, ओमेगा एवरेज विल बी गिवन बाई डेल्टा थीटा, जो उसका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। और यही अगर मैं ओमेगा इंस्टेंटेनियस की बात करूं तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। अगर टाइम बहुत छोटे इंटरवल के लिए मैं बात करूं, सो ये जो हो जाएगा डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। तो इसको हमें पता है क्योंकि हमने ऑलरेडी डिफ्रेंसिएशन पढ़ रखा है और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर रखी है, कैलकुलस कंप्लीट कर रखा है। तो ये वाला जो टर्म है इसको मैं लिख सकता हूँ डी थीटा बाई डी टी, और इसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और इसकी जो एसआई यूनिट है दैट इज रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि चेंज इन पोजिशन, तो हमने देखा था चेंज इन एंगुलर पोजीशन, तो सो ये जो चेंज है इसको ये चेंज क्या है, ये रेडियन में है, और ये डेल्टा टी मतलब ये सेकंड में है।
तो इसका जो SI यूनिट होगा दैट विल बी रेडियन पर सेकेंड। तो इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन है जस्ट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि थीटा अगर मेरे पास दिया हुआ है 2t² + 1, अगर ऐसा थीटा है तो मुझे ओमेगा निकालना है t = 2 सेकेंड। ठीक है, तो हमें पता है ओमेगा इज गिवन बाई d θ/dt। ठीक है, तो मुझे बस इसको इस थीटा को डिफ्रेंशिएट करना है टाइम के साथ एक बार और t = 2 पुट करना है, तो मेरे पास ओमेगा निकल के आ जाएगा। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा 4t + 0 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4t। तो यहां से मैं बोल सकता हूं 4 × 2 दैट इज 8 रेडियन पर सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग अगर हमारे पास थीटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम रहे तो हम लोग इस तरह से ओमेगा निकाल सकते हैं। उसी तरह से अगर मेरे पास ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है तो मैं थीटा निकाल सकता हूँ। कैसे? ओमेगा अगर मेरे पास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दिया हुआ है dθ/dt, तो मैं क्या कर सकता हूँ, dt को इधर ले गया, ओमेगा dt इज इक्वल टू dθ, और मैं इस तरह से इंटीग्रेट कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम लोग अगर टाइम के साथ कुछ रिलेशन दिया हुआ रहे, थीटा रहे तो हम लोग ओमेगा निकाल सकते हैं, ओमेगा रहे तो हम लोग थीटा निकाल सकते हैं। जैसा कि हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ा था हमने, जो भी हमारे पास लीनियर वेरिएबल्स के टर्म्स में जो भी रिलेशंस थे, तो उस तरह से हम लोग ये रिलेशंस एंगुलर वेरिएबल्स के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है दैट इज रिलेशन ऑफ एंगुलर एंड लीनियर वेरिएबल। जो एंगुलर वेरिएबल है हमारे पास, सपोज एक एंगुलर वेरिएबल ओमेगा, उसी तरह से लीनियर वेरिएबल्स हमारे पास v, तो इन दोनों में किस तरह का रिलेशन आएगा, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो अगर हम लोग देखें, सपोज एक पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन था a और वो सपोज इस तरह से मूव कर जाता है a' पोजीशन पे, और इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है सपोज थीटा है, और इस सर्कल की रेडियस जिस सर्कल में पार्टिकल मूव कर रहा है दैट इज r। तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो a से a' में गया, पार्टिकल अगर a से a' में गया तो इसका जो नेट डिस्टेंस इसने कवर किया, डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू आर्क लेंथ। अगर पार्टिकल a to a' गया तो डिस्टेंस जो हो जाएगा दैट विल बी आर्क लेंथ, और आर्क लेंथ हमने देखा था दैट इज गिवन बाई r इंटू थीटा। r इंटू थीटा इज गिवन बाई r इंटू थीटा इज आर्क लेंथ। ठीक है, तो डिस्टेंस मेरे पास आ गया r इंटू थीटा। अच्छा, अगर मैं डिस्टेंस को x से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, x इक्वल्स टू r थीटा सपोज है, अगर मैं डिस्टेंस को टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगा। तो उसी तरह से मैं बोल सकता हूँ dx/dt कर दूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, d/dt ऑफ r इंटू थीटा। ठीक है, तो dx/dt को मैं बोल सकता हूँ दिस इज व्हाट, दिस इज स्पीड। जो मेरे पास पार्टिकल की जो स्पीड होगी इस यहाँ पे, वो dx/dt से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, और दैट इज गिवन बाई r। तो क्योंकि कांस्टेंट है तो r इस तरह से हम निकाल सकते हैं dθ/dt। तो यहाँ से मेरे पास r इंटू ओमेगा, तो स्पीड को सपोज मैं v से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो v इक्वल्स टू r ओमेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो है ये यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं ये स्केलर रिलेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग वेक्टर रिलेशन नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि स्पीड एक यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये जो रिलेशन है v इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा, ये एक स्केलर रिलेशन है। बाद में जाके हम लोग रोटेशन में पढ़ेंगे जो वेक्टर रिलेशन है जो हमारे पास है v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r, वो एक क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो वो एक अलग चीज़ है, उसको हम लोग अलग तरीके से प्रूफ करेंगे। बट अभी के केस में जो हमारे पास स्केलर रिलेशन है v इक्वल्स टू r ओमेगा, तो ये रिलेशन इस तरह से हम लोग डिराइव कर सकते हैं इस केस में। तो वही चीज़ें यहाँ पे कि ये जो है ये वेलोसिटी नहीं है, दिस इज स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। तो ये एक रिलेशन हो गया हमारे पास लीनियर वेरिएबल और एंगुलर वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर ये जो है एक लीनियर वेरिएबल आ गया और ये एंगुलर वेरिएबल। तो लीनियर वेरिएबल और एंगुलर वेरिएबल्स के टर्म्स में हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया। तो अभी तक हमने बेसिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन देखा, जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। अब जो हमारे पास जो टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कि एनसीईआरटी का टॉपिक है, वो हम लोग अब स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी इसके बेसिक्स के बारे में बातचीत कर लिया है। तो इसके डिटेल हम लोग डेरिवेशंस जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जस्ट मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ताकि इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर सकें कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें स्पीड जो है पार्टिकल की
दैट इज कांस्टेंट। ध्यान देने वाली बात है इसमें, स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। हम लोग ऐसा कभी नहीं बोल सकते कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी इज कांस्टेंट। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं हो सकती है। क्यों? सपोज इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो यहाँ इस पॉइंट पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही होगी। ये हमने देखा था कि किसी भी पाथ में अगर वेलोसिटी की बात करें, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पाथ के किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करें तो वो हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। ये हमने मोशन इन अ प्लेन में कंप्लीट कर रखा है। ये चीज़ हमने पढ़ा था कि ऐसा क्यों होता है। तो इस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, और किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग देखें तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही होगा। तो इस जगह पे वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में है और यहाँ वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी अगर सपोज v1 बोलता हूँ v2, तो v1 और v2 कभी भी बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि इनका डायरेक्शन कभी भी सेम नहीं हो सकता है। इनका डायरेक्शन कभी भी सेम नहीं होगा। हर एक पॉइंट पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो चेंज होता जाएगा। तो हम लोग कभी भी नहीं बोल सकते कि पार्टिकल का वेलोसिटी इज कांस्टेंट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का स्पीड इज कांस्टेंट। स्पीड इज कांस्टेंट का मतलब क्या कि v1 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट होगा। v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हर एक पॉइंट पे जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड दैट विल बी कांस्टेंट। तो अगर मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, दैट मींस स्पीड इज कांस्टेंट। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? स्पीड होता है। तो स्पीड इज कांस्टेंट। तो हम लोग उस तरह के जो मोशन को, अगर पार्टिकल इस तरह का मोशन कर रहा है जिसमें स्पीड इज कांस्टेंट इन अ सर्कुलर मोशन, तो हम लोग ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी तो कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है डायरेक्शन को। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके डेरिवेशंस में हम लोग देखेंगे, और ओमेगा जो हम लोग एंगुलर वेलोसिटी है उसको डिटेल में हम लोग उसका एनालिसिस करेंगे कि वो क्या होता है, उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। और जो भी हमारे पास चैप्टर 4 में जितना चीज़ दिया हुआ है एनसीईआरटी में उतना हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। और इसके अलावा जो कंपटीशन लेवल पे जो भी हम लोगों को बातें करनी होगी, जो कंपटीशन लेवल के लिए जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।